स्टार्ट हो गया। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी भारत में। वॉइस क्लियर है सभी को? तो मेरे भाई यहाँ पर अगर आप आज की बात करें तो आज 22 डे है हमारा प्रैक्टिस का, और सीटेट के लिए सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए हम सीडीपी की क्लास, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी की क्लास चला रहे हैं। तो मेरे भाई जितने भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं सीटेट की, इस बार क्वालिफाई करने का सोचा है और आपने एक प्रयास बनाया है कि 120 प्लस का स्कोर करना है, तो प्रीवियस ईयर को आप नहीं छोड़ सकते। ये एक अलग ही चीज़ है भाई। तो प्रीवियस ईयर को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा मेरे भाई। तो हम आपके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन ही करा रहे हैं। जितने भी अभी मेरे 21 वीडियो आ चुकी हैं, प्लेलिस्ट बना दी गई है, सभी के अंदर देखोगे आप तो सारी की सारी प्लेलिस्ट बना दी गई है। तो प्लेलिस्ट में क्या है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हम टैकल कर रहे हैं, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए ये मान लीजिए रामबाण साबित होगा। सभी के सभी प्रैक्टिस में लगे हैं, लेकिन प्रीवियस ईयर से प्रैक्टिस कराना अपने आप में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सीटेट की खास बात है कि उसके टॉपिक्स फिक्स्ड हैं, क्वेश्चन का पैटर्न भी फिक्स रहता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस लैंग्वेज के अंदर देखने को मिलता है, बाकी सेम क्वेश्चन ही देखने को मिलते हैं। आप यहाँ से अगर जैसे मैंने अभी ये 21 क्लास कराई, आप इन 21 को ही कर दीजिए, आप 30 में से 30 नंबर करोगे, ये मेरी गारंटी दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो बाकी आप लोग समझदार हैं, होशियार हैं, सब कुछ जानते हैं। मैं अपना काम करता हूँ, टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं। क्लास स्टार्ट करते हैं, क्लियर है? प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा, नंबर 1 से स्टार्ट जरूर कीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है। बाकी आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। क्लियर है मेरे भाई? तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो सीडीपी का तो हम खात्मा कर ही रहे हैं भाई। इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में पढ़ लेंगे वीडियो को पॉज कर करके, बाकी हिंदी वालों की संख्या ज़्यादा होती है तो हिंदी को भी यहाँ पर अपने आप में महत्व ज़्यादा दिया जाएगा, ठीक है। इंग्लिश वाले भी पढ़ लेंगे। हम इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर शेयर कर देते हैं पर डे, जिससे आप टेलीग्राम पर इन क्वेश्चंस को रिवाइज भी कर सकते हो, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ज्वाइन कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, बच्चों के संदर्भ में विकास के अंतर्गत आते हैं। देखिए बच्चों के विकास के बच्चों के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, स्टूडेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो उनके जो कॉन्टेक्स्ट में विकास के अंतर्गत क्या आते हैं? केवल गुणात्मक परिवर्तन। देखिए जब भी आपका वर्ड केवल दिख जाए, ये मान लीजिएगा 99% आपके आंसर को गलत करेगा मेरे भाई। क्लियर है? क्लियर है? तो केवल गुणात्मक परिवर्तन ही क्यों? देखिए जो विकास होता है बच्चे का, विकास होता है बच्चे का जो विकास होता है, जैसे हम डेवलपमेंट कहते हैं, ये दो तरीके से होता है। एक गुणात्मक तरीके से होगा, गुणात्मक, और एक होगा मात्रात्मक। क्लियर है? तो बच्चे का जो विकास होता है गुणात्मक और मात्रात्मक दो तरीके से होता है। आप बोले गुणात्मक ही होगा, मात्रात्मक नहीं होगा, तो ये भी कहना गलत है, क्योंकि अगर यहाँ पर मात्रात्मक की बात करें तो विलियम स्टर ने आईक्यू लेवल का जो टेस्ट दिया था, आईक्यू का जो सिद्धांत दिया है, तो वो गलत हो जाएगा। तो मात्रात्मक भी है और गुणात्मक भी है, तो यहाँ पर केवल मात्रात्मक, तो ये भी गलत हो जाएगा। क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों होनी चाहिए। क्लियर है मेरे भाई? तो गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन दोनों, चूंकि सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका इस सवाल का राइट आंसर होगा। ना ही गुणात्मक ना ही मात्रात्मक, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। तो विकास का ये वाला प्रश्न जरूर आता है। डेवलपमेंट जो होता है वो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पर ही निर्भर करता है, और दोनों के परिवर्तन दोनों के रूप में होता है। क्लियर है? फर्स्ट क्वेश्चन का ये आंसर है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में छापिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है? सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल, भाई बताइए सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल क्या होता है? देखिए दो तरीके की मोटर स्किल्स होती हैं, एक होती है फाइन मोटर स्किल, और दूसरी की अगर बात करें तो ये होती है ग्रॉस मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल की बात करें तो इसको बोलते हैं सूक्ष्म गतिक कौशल, सूक्ष्म गतिक कौशल। और इसकी बात करें ग्रॉस मोटर स्किल्स की तो इसको बोलते हैं स्थूल गतिक कौशल, स्थूल गतिक कौशल। क्लियर है?
तो एक होता है फाइन मोटर स्किल्स और दूसरा होता है ग्रॉस मोटर स्किल्स। फाइन मोटर स्किल्स की बात करें तो सूक्ष्म गतिक कौशल, यहाँ पर अगर हम बात करें मेरे भाई तो जो स्मॉल मसल्स होती हैं, स्मॉल मसल्स जो होती हैं उनका प्रयोग किया जाता है, छोटी छोटी मसल्स का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर आप बात करें आई, आंख की बात करें, ईयर कानों की बात करें, जो हमारे छोटे छोटे ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन्स जो पार्ट बने हुए हैं उनका, आंख, कान, नाक, इनका जो यूज होगा यहाँ पर फाइन मोटर स्किल्स के अंतर्गत होगा। और टच एंड फील मटेरियल, टच एंड फील का भी यहाँ पर कॉन्सेप्ट देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर ग्रॉस मोटर स्किल्स की बात करें तो हमारी जो लार्ज मसल्स हैं उनका प्रयोग होता है। क्लियर है मेरे भाई? तो अगर दौड़ने की बात आएगी, जंपिंग की बात आएगी, ठीक है, तो ये सारे के सारे किस में आएगा? तैरने की बात आए तो कूदना हुआ, दौड़ना हुआ, तैरना हुआ, ये सब किसके पार्ट होते हैं? स्थूल गतिक कौशल के पार्ट होते हैं मेरे भाई, यानी कि लार्ज मसल्स के। जबकि लिखने की बात करें, क्लैपिंग की बात करें, इस तरीके से बात करें तो ये सारे के सारे किसके पार्ट होंगे? सूक्ष्म गतिक कौशल के, फाइन मोटर स्किल्स के पार्ट होंगे। तो आपसे यही पूछा था, सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है तो कौन सा हो जाएगा? लिखना आपका सही जवाब इसका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है फाइन मोटर स्किल्स और ग्रॉस मोटर स्किल्स का, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए, क्या होगा आंसर? क्वेश्चन है बच्चों के विकास के संदर्भ में संवेदनशील चरण से क्या तात्पर्य है? संवेदनशील चरण से क्या तात्पर्य है? किसी व्यक्ति की विशिष्ट क्षमताओं के उत्थान का इष्टतम चरण, गर्भाधान से जन्म तक का विकासात्मक चरण, शेषावस्था से प्रारंभिक वयस्क अवस्था में पारगमन का विकासात्मक चरण, या किसी व्यक्ति के अंतःस्राव में हुए अचानक परिवर्तन के विकास का चरण। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। और संवेदनशीलता की बात की जाती है तो अंतःस्राव में हुए अचानक परिवर्तन का विकासात्मक जो चरण होता है, यानी कि जो आपके इमोशंस होते हैं, जो आपकी भावनाएं होती हैं, उसी के थ्रू आपके अंतर्गत संवेदनशीलता देखने को मिलती है। और जो हमारे हार्मोन्स होते हैं, जो स्रावित होते हैं संवेदनशीलता के लिए, उस टाइम पर मान लीजिए कहीं क्रोध की अवस्था है और वहां आप संवेदनशील हो रहे हैं तो आपके हार्मोन्स आपको कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये वाला आंसर जो होगा सही होगा। ये कई बार क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा गया है, रिपीट होकर ये प्रश्न आता है और यही सेम टू सेम आता है। लैंग्वेज का डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है। क्लियर है? तो फोर्थ ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। समकक्षी समूह, कोऑपरेटिव ग्रुप्स बोल सकते हो, के संदर्भ में क्या सही है? तो बच्चों के द्वितीयक समाजीकरण में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, बात तो सही है। देखिए दो प्रकार के समाजीकरण होते हैं, संस्थाएं होती हैं। एक होती है प्राइमरी सोशलाइजेशन, एक होती है आपकी प्राइमरी, और एक होती है आपकी मेरे भाई सेकेंडरी। तो दो तरह का सोशलाइजेशन देखने को मिलता है, प्रारंभिक संस्था और द्वितीयक संस्था। प्राइमरी की बात की जाए तो इसके अंतर्गत आपका परिवार आता है, आस पड़ोस भी अगर ऑप्शन में देखने को मिल जाए तो ये भी आपका इसी के अंदर देखने को मिल जाता है। जबकि सेकेंडरी सोशलाइजेशन की बात की जाए तो यहाँ पर आपको आपका स्कूल देखने को मिल जाएगा, और मीडिया की बात करें तो मीडिया देखने को मिल जाएगी, और टीवी की बात करें तो ये टीवी होगी, और लाइब्रेरी की बात करें तो लाइब्रेरी। वैसे ऑप्शन में यही आते हैं चार ज़्यादातर, और आप मुझे देख रहे हो अभी, तो ये भी क्या है? सेकेंडरी सोशलाइजेशन का ही पार्ट है। तो यहाँ पर बहुत बड़ी समकक्षी समूह जो ग्रुप्स आते हैं, कोऑपरेटिव जो ग्रुप्स आते हैं, वो भी आपका द्वितीयक संस्था का ही पार्ट होते हैं। तो बात तो ठीक लग रही है भाई। आगे भी पढ़ लेते हैं। बच्चों के समाजीकरण में उनकी कोई भूमिका नहीं होती, भूमिका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। बच्चे समाज से, संस्कृति से बहुत ज़्यादा सीखते हैं। कोऑपरेटिव जो ग्रुप्स होते हैं, एंगेजमेंट करके, डिस्कशन करके, एक्सप्लोरेशन करके बहुत ज़्यादा सीखते हैं। बच्चों के समाजीकरण में उनकी लघु लेकिन निरर्थक भूमिका होती है। आप कैसे कह सकते हो कि उनकी भूमिका नहीं होती? तो ये भी क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा। यह द्वितीयक समाजीकरण का कारक नहीं है, तो मेरे भाई ये प्राथमिक समाजीकरण का भी कारक नहीं है, ये द्वितीयक समाजीकरण का ही कारक है। क्योंकि जो कोऑपरेटिव ग्रुप्स होते हैं उनको सेकेंडरी के अंतर्गत रखा जाता है, सोशलाइजेशन के अंतर्गत रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपका इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और काफी अच्छा सवाल है ये, बताइएगा।
निम्न में से कौन सी उपअवस्था लॉरेंस कोइलबर के नैतिक विकास की पारंपरिक अवस्था के अंतर्गत आती है? मेरे भाई यहाँ पर बात की गई है पारंपरिक अवस्था की, तो पारंपरिक अवस्था के अंतर्गत कौन सी आती है बात कर लेते हैं। लॉरेंस कोइलबर की बात करें तो इन्होंने जो सिद्धांत दिया था वो दिया था नैतिक विकास का सिद्धांत। नैतिक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत अगर बात करें तो इन्होंने जो अवस्थाएं बताई थी, कुल मिलाकर अवस्थाओं की जो बात की गई थी कि अवस्थाएं इन्होंने जो बताई थी वो बताई थी 3 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं। अब 3 प्रकार की कौन कौन सी अवस्था होती हैं उन पर डिस्कशन कर लेते हैं। पहली जो होती है उसको बोलते हैं प्री कन्वेंशनल स्टेज। क्या बोलते हैं मेरे भाई? प्री कन्वेंशनल स्टेज। क्लियर है? दूसरी की बात करें तो दूसरा होता है कन्वेंशनल स्टेज, और तीसरा जो होता है वो होता है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। तो 3 प्रकार की स्टेज आपको देखने को मिलेंगी, प्री कन्वेंशनल स्टेज, कन्वेंशनल स्टेज और पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। मेरे भाई यहाँ पर अगर बात की जाती है प्री कन्वेंशनल स्टेज की, तो जो प्री कन्वेंशनल स्टेज होती है वो 3 से 10 वर्ष की जो अवस्था होती है इसे हम प्री कन्वेंशनल स्टेज कहते हैं। दूसरी होती है कन्वेंशनल स्टेज, जैसे हम 10 से 13 वर्ष की जो अवस्था होती है उसे बोलते हैं कन्वेंशनल स्टेज। तीसरी की अगर बात करें तो 13 वर्ष से जो ऊपर होती है, 13 वर्ष से ऊपर जो होती है उसे बोलते हैं पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। तो लॉरेंस कोइलबर ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, तो लॉरेंस कोइलबर के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार 3 प्रकार की स्टेज होती है, प्री कन्वेंशनल स्टेज 3 से 10 वर्ष, कन्वेंशनल स्टेज 10 से 13 वर्ष और पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज 13 वर्ष से ऊपर की। तो जो कन्वेंशनल स्टेज होती है इसी को हम बोलते हैं पारंपरिक अवस्था। क्या कहते हैं मेरे भाई? प्री कन्वेंशनल को बोलते हैं पूर्व पारंपरिक अवस्था, कन्वेंशनल को बोलते हैं पारंपरिक अवस्था और पोस्ट कन्वेंशनल को बोलते हैं उत्तर पारंपरिक अवस्था। तो मेरे भाई यहाँ पर बात की जाए तो कौन सी उपअवस्था इसके अंतर्गत आती है? तो इसके अंतर्गत अगर हम बात करें जो कन्वेंशनल स्टेज होती है इसके अंतर्गत 2 अवस्थाएं देखने को मिलती हैं बच्चे की। 10 से 13 वर्ष का अवस्था जो 10 से 13 वर्ष का जो बच्चा होता है उसके अंतर्गत अनुबंधन, नैतिकता एवं अधिकार व कानून नियमों का पालन करना बहुत ज्यादा अच्छा समझता है। और ऐसा बच्चा जो होता है वो 10 से 13 वर्ष का जो बच्चा होता है वो अच्छा लड़का और लड़की होगी तो अच्छी लड़की बनना पसंद करेगी, अच्छी लड़की बनना पसंद करेगी। तो जो ये जो अवस्था होती है 10 से 13 वर्ष की अवस्था, इस अवस्था के अंतर्गत बच्चा अच्छा लड़का या अच्छा लड़की बनना चाहता है। तो यहाँ पर अनुबंधन, नैतिकता एवं अधिकार व कानून जो है ये आपका सही विकल्प होगा। बाकी इनकी बात करें तो ये पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज के अंतर्गत आ जाता है। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, सन्यासी वगैरह इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलते हैं, साधु संत वगैरह देखने को मिलते हैं जिनको मोह माया से कोई संबंध ही नहीं होता। क्लियर है? तो थर्ड ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बताइए, समायोजन घटित होता है, समायोजन घटित होता है तब या जब? कब घटित होता है समायोजन? बच्चे अनुभवों को वर्तमान स्कीमाओं में सम्मिलित करने के लिए उनके रूपांतरण करते हैं। बात तो ठीक लग रही है, कहीं ना कहीं तक स्कीमा की बात कर रहे हैं और सम्मिलित करने के लिए उनका रूपांतरण करते हैं। चलिए देखते हैं। बच्चे अपने वर्तमान स्कीमाओं में परिवर्तन करके नए अनुभवों के अभिप्राय को समझते हैं। ये भी बात ठीक लग रही है। बच्चे अपने स्कीमाओं को असंबंधित खंडों में बांट देते हैं। ये तो गलत है, असंबंधित खंडों में नहीं बांटते। बच्चे अपने मूर्त अनुभवों की जगह अमूर्त विषयों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। स्कीमा के अंतर्गत तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं कि मूर्त और अमूर्त की। समायोजन के अंतर्गत भी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। तो मेरे भाई 2 ऑप्शन बचते हैं। बच्चे अपने अनुभवों को वर्तमान स्कीमों में सम्मिलित करने के लिए उनका रूपांतरण करते हैं। बच्चे अपने वर्तमान स्कीमों में परिवर्तन करके नए अनुभवों के अभिप्राय को समझते हैं। ये वाला जो पॉइंट है सेकंड वाला बिल्कुल सही है। फर्स्ट वाला क्यों सही नहीं है? देखिए आंसर तो दोनों ही बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर जो बात की गई है स्कीमों में सम्मिलित करने के लिए रूपांतरण करते हैं, तो ये बात थोड़ी ठीक नहीं लग रही है। बाकी सेकंड ऑप्शन अभी इसका सही है। क्लियर है मेरे भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
एक 5 वर्षीय बच्चे को 16 फूलों के चित्र दिखाए जाते हैं। फूल कितने हैं मेरे भाई? 16 फूल हैं, ठीक है, जिनमें से 4 लाल हैं। लाल कितने हैं? रेड हैं इसमें से 4, और 12 नीले हैं। 12 कैसे हैं? ब्लू हैं आपके। क्लियर है? जीन पियाजे के अनुसार इसका अभिप्राय है कि बच्चा अच्छा पढ़ी नहीं पाई बीच में। 12 नीले रंग के होते हैं। जब बच्चे से पूछा जाता है कि नीले फूल अधिक हैं या लाल फूल अधिक हैं, तो बच्चा उत्तर देता है कि नीले फूल अधिक हैं। बच्चे को ये पता है, और बात सही है या गलत है? बिल्कुल सही है। जीन पियाजे के अनुसार इसका अभिप्राय है कि बच्चा अभी भी दक्षता हासिल नहीं कर पाया है। एक 5 वर्षीय बच्चे को 16 फूलों के चित्र दिखाए जाते हैं, जिनमें से 4 लाल 12 नीले रंग के होते हैं। जब बच्चे से पूछा जाता है कि क्या नीले फूल अधिक हैं या लाल फूल अधिक है, तो बच्चा उत्तर देता है कि नीले फूल अधिक हैं। सही तो है भाई। इस क्वेश्चन के साथ कोई ना कोई दिक्कत है? वैसे मैं आपको बता दूं, इसका जो आंसर होगा वो प्रतिगप्ति चित्रण होगा, जो कि सीटेट के द्वारा माना गया है। बाकी कुछ नहीं कर सकते इसमें, थोड़ा सा यहाँ पर करेक्शन वाली बात है। बाकी ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा। क्लियर है? मैं इस क्वेश्चन को स्किप कर देता हूँ। स्किप करने का कारण है क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अध्यापिका शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों को सहपाठियों से अंतः क्रिया कराकर एवं सहारा देकर अध्यापन कराती है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया किस पर आधारित है? देखिए यहाँ पर सहपाठियों का यूज किया गया है, यानी कि बच्चे के साथ डिस्कशन की बात की गई है और कोऑपरेटिव लर्निंग की बात की गई है। जब भी कोऑपरेटिव लर्निंग की बात की जाए तो इस पर सबसे ज्यादा जो जोर दिया था वो लेव वाइगोत्स्की साहब ने दिया था कि बच्चे सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत जिन्होंने दिया था, बच्चे समाज के द्वारा सीखते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। नैतिक विकास का सिद्धांत का यहाँ कोई रोल नहीं होगा। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के बारे में कोई बात नहीं है। बहुआयामी बुद्धि के सिद्धांत के बारे में कोई बात नहीं की गई है। हॉवर्ड गार्डनर की बात करें तो इन्होंने 8 प्रकार की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी थी। मल्टीपल इंटेलिजेंस बताया था कि 8 प्रकार की बुद्धि होती है। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी इनके द्वारा दी गई थी। तो यहाँ पर कोई नहीं है, बस थर्ड ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। जब भी सहपाठियों की बात की जाए तो आप समझ जाइएगा कि आपका आंसर कहाँ जा रहा है मेरे भाई। आपका आंसर लेव वाइगोत्स्की की ओर जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा में पाठ्यचर्या के उद्देश्य को महत्व देते हैं। रटन स्मृति को कभी नहीं दिया जाता है। करिकुलम के अंतर्गत बात की जाए, प्रगतिशील प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात की जाए तो इनकी इसकी जो बात की गई थी वो जॉन डेवी के द्वारा की गई थी। सत्ता के प्रति अनुकूलता, आलोचनात्मक चिंतन हो सकता है, प्रत्यास्मरण में सतत अभ्यास। आप कभी भी ड्रिल प्रैक्टिस नहीं कराएंगे, प्रैक्टिस कराना गलत है, रिटर्न कराना गलत है। सत्ता के प्रति अनुकूलता भी ठीक नहीं है। क्रिटिकल थिंकिंग यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा, तो थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अब प्रश्न आता है हार्वर्ड गार्डनर से। तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने हार्वर्ड गार्डनर के बारे में नहीं पढ़ा है, टॉपिक क्लास हमारी चल रही है सीटेट के लिए, टॉपिक क्लास का जरूर बेनिफिट लीजिएगा, वहां से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। प्रश्न है, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार इनमें से कौन सी बुद्धि जटिल आंतरिक भावनाओं, भाई मेरे यहाँ पर समझ लीजिएगा, जटिल आंतरिक भावनाओं को पहचानने और उनके प्रयोग करके अपने आचरण को दिशा देने की योग्यता रखती है। तो हार्वर्ड गार्डनर की बात की जाए, हार्वर्ड गार्डनर की बात की जाए तो इन्होंने जो बुद्धि बताई थी वो कुल मिलाकर 8 प्रकार की बुद्धि बताई थी। इसके अंतर्गत बात करें, गणितीय तार्किक चिंतन की बात इन्होंने की थी, म्यूजिकल इंटेलिजेंस की इन्होंने बात की थी, अंतर्व्यक्ति की बात की थी, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस की बात की थी, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस की इन्होंने बात की थी। तो कुल मिलाकर 8 प्रकार की बुद्धि बताई थी और इन्होंने जो दी थी वो 1983 में दी थी शायद। क्लियर है? तो यहाँ पर बात करें जटिल आंतरिक भावनाओं की जब भी बात आ जाए, यानी कि स्वयं से इंटरेक्ट विद सेल्फ इंटरेक्शन की बात की गई है यहाँ पर। तो अंतर्वैयक्तिक जिसे हम बोलते हैं इंट्रापर्सनल, क्या बोलते हैं मेरे भाई? इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। तो ये बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा। अंतर्वैयक्तिक की बात करें तो इसमें राजनेता वगैरह आते हैं, नेता वगैरह जो आते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस की बात की जाए, जिनको भाषा का ज्ञान होता है, भाषा का ज्ञान जिनको होता है, तो कौन होगा? कवि वगैरह जो होते हैं वो इसमें अंतर्गत आ जाएंगे, लेखक वगैरह आ जाएंगे। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस की बात करें तो नेचर के बारे में जिसको ज्यादा पता हो, तो हमारा कौन होगा? किसान
सबसे ज्यादा इसके अंतर्गत देखने को मिलते हैं। तो सेकंड ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं? क्वेश्चन कितने हो गए भाई? 10। तो 10 ही क्वेश्चन मेरे को आज कराने थे। बाकी आप लोग होशियार हैं, समझदार हैं, इतना तो समझते हैं कि सीटेट में पढ़ना क्या है। जो आपका ऑथेंटिक चीजें हैं, ऑथेंटिक कंटेंट है, उसको पढ़िए, उससे बेनिफिट आपको मिलेगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिएगा और प्रैक्टिस हमारे चैनल पर आप लोग करते रहिएगा। क्लासेस भी, टॉपिक क्लास आपकी चल रही हैं, अदर सब्जेक्ट की क्लास भी चल रही है, तो उनका बेनिफिट अभी आप लोग लेते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।